हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके PYQ क्वेश्चंस को। पेपर 1 की जो आपकी यूनिट है, यूनिट 1 है, दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, और आप उसको रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। तो इस टॉपिक पर बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर 1 में अभी तक आए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। अब जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च होती है, ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कंटेक्स्ट से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। पहले में बोला है कि इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज ए पार, इट एम्फसाइजेज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स, इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। जब आपको किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है। इट इज़ ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, इट्स ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, both the alternative and the null hypothesis can be tested, या both the alternative and the null hypothesis cannot be tested। और यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। तो आपका जो APA स्टाइल का रेफरेंसिंग फॉर्मेट होता है उसके लिए कौन सा बेसिक रूल माना जाता है। Italicized titles of shorter works such as general articles or essays, invert authors' names last name first, italicized titles of longer works such as books and journals, या फिर alphabetically index reference list। यहाँ पर हम कोड सेलेक्ट करेंगे। कोड आपका जाएगा B, दैट इज़ B, C and D, और यहाँ आपका ये हो जाएगा B, C and D, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमिनार। अब सेमिनार की क्या विशेषता होती है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन। तो यहाँ पर आपका जाता है सेमिनार की कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऑप्शन नंबर D, यानी कि A, B और D, यानी कि A, B एंड D। देखिए, यस, एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में ये होता है, ठीक है। जिस तरह से टीचर मतलब बाकी सब लोग बैठे होते हैं और एक टीचर बोल रहा होता है, ऐसे ही बारी बारी से वहाँ पर एक एक जो भी आपके प्रोफेसर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो वहाँ जाकर बोलते हैं। तो एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होता है। यस, बिल्कुल, वहाँ पर डिस्कशन भी होता है, डिबेट्स भी होते हैं, क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं। जो ऑडियंस होते हैं वो और जो स्पीकर होते हैं उन दोनों ही क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, डिस्कशन चलता है और एक डिबेट भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है कि स्किल्ड पर्सन ही वहाँ इन्वॉल्व हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। A researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. तो what tool should he prefer for the study। एक रिसर्चर जो कि इंटरेस्टेड है प्रॉस्पेक्टस को स्टडी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रॉस्पेक्टस को स्टडी करने में, ठीक है, अर्बन एरिया का, तो कौन सा टूल यहाँ पर उसकी स्टडी को प्रेफर करेगा। रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, सी शेड्यूल। तो बिल्कुल क्वेश्चनेयर, वो क्वेश्चनेयर तैयार करेगा और उससे वो क्या है
प्रॉस्पेक्ट्स को जान सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है, कि जैसे कि वो क्या क्या करेंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या सबसे पहली स्कीम लाएंगे, महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं, बच्चों के लिए क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या करेंगे। तो ये आप पता कैसे लगाओगे, एक क्वेश्चनेयर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। एथिकल नॉर्म्स होती हैं जो रिसर्च में, उसमें किसके लिए गाइडलाइन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी या फिर डेटा शेयरिंग पॉलिसी। थीसिस का जो फॉर्मेट होता है इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं होती है। कॉपीराइट के लिए बिल्कुल होती है कि अगर आपने किसी के रिसर्च को, किसी की रिपोर्ट को आपने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया और उसका नाम, आपने उसका रेफरेंस भी नहीं दिया, एज इट इज़ लिख दिया, तो ये आपका कॉपीराइट का इशू हो जाता है, ठीक है। आप किसी की बात को चुरा के यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पेटेंटिंग पॉलिसी इनका भी होता है और डेटा शेयरिंग पॉलिसी इसका भी होता है। नेक्स्ट, कंसीडर द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए कि प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग ऑफ टीचर्स इज क्वाइट फेयर बिकॉज डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स हु आर नाउ employed had to face such a testing. what type of argument it is, reductive, analogical, psychological या biological। तो ये आपका कहलाता है analogical। नेक्स्ट, question number 8 here is a definition that has a meaning that is deliberately assigned to some symbol is called। एक डेफिनेशन जिसका एक मीनिंग होता है, जो कि डेलिबरेटली असाइन किया जाता है, क्या करते हैं कुछ सिंबल्स को, वो क्या कहलाती है, ऐसी डेफिनेशन क्या कहलाती है आपके, लेक्सिकल, प्रिसाइजिंग, स्टिपुलेटिव या परसुएसिव। तो ऐसी डेफिनेशन को हम लोग स्टिपुलेटिव डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, इसका एक मीनिंग होगा बेसिकली, ठीक है। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन का क्या होता है, मीनिंग होता है, जो कि क्या करता है, आपको सिंबल असाइन करता है। क्या करता है, सिंबल असाइन करता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। A cluster of proposition with a structure that exhibits some interference is called। एक क्लस्टर आपको पता ही है ना, तो वो प्रोपोजिशंस का जो एक झुंड होगा इस स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर के साथ जो कि कुछ इंटरफेरेंस कॉज करेगा, वो क्या कहलाएगा। तो वो आपका, अब आप इंटरफेरेंस देख के इंटरफेरेंस मार्क कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, वो आपका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। मतलब आप कोई और प्रपोजिशन दे रहा है, आप कोई और प्रपोजिशन दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कॉज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा, अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये आपके जून 2015 का जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर आए थे, ठीक है। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं ये। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मीनिंग ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें तो सही है। तो रिसर्च रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। It is systematic, logical, and an unbiased process wherein verification of hypothesis, data analysis, interpretation, and formation of principles can be done. It is an intellectual inquiry or quest towards truth, या it leads to enhancement of knowledge। यहाँ पर आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। करेक्ट अगर हम कोड इसका देखें तो इट इज़ डी, क्या है, ABCD, यानी सारी ही बातें जो हैं आपकी सही हैं अगर हम बात करें रिसर्च के मीनिंग से। तो याद रखिए रिसर्च क्या है, तो रिसर्च में क्या होता है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी की एक सीरीज़ होती है या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। नेक्स्ट, ये आपका एक सिस्टम में चलता है, इसमें लॉजिक होता है और ये अनबायस्ड प्रोसेस होती है, किसी की तरफ इसका झुकाव नहीं होता है।
ठीक है। जबकि वेरिफिकेशन होता है यहाँ पर हाइपोथेसिस डेटा का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, फिर उसको इंटरप्रीट किया जाता है एनालिसिस के बाद, और फिर सिद्धांत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये एक इंक्वायरी टाइप होता है, या फिर हम कह सकते हैं सच की तरफ बढ़ने के लिए क्या होता है, क्वेस्ट होता है, और इससे क्या होती है, नॉलेज जो है वो क्या होती है, इन्हेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व। एक अच्छी थीसिस राइटिंग होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू अ मिनिमम, केयरफुली चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, consistency in the way the thesis is written, a clear and well written abstract। तो यहाँ भी आपका सब कुछ आ जाएगा। अगर एक अच्छी थीसिस की हम लोग बात करें तो एक अच्छे थीसिस में आपके पंचुएशन में जो मिस्टेक्स होती है कि कहीं कॉमा लगना है वो नहीं लगा, फुल स्टॉप लगना है वो नहीं लगाया, आप एपस्ट्रॉफी कॉमा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग अगर कहीं है और आपने वहाँ क्वेश्चन मार्क ना लगाकर फुल स्टॉप लगाया है तो ये भी आपका पंचुएशन एरर हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना। तो एक अच्छी थीसिस राइटिंग में पंचुएशन मिस्टेक्स नहीं होंगी, दूसरा ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे। जैसे ग्रामेटिकल एरर्स में जैसे कहीं पर कैन लगना है, कहीं हैव लगना है, तो आप वही वर्ड यूज़ कीजिए। अब लगना है आपका शुड, ठीक है, चाहिए, और आप अगर वहाँ कैन लगा रहे हो तो ये आपका ग्रामेटिकल एरर हो गया, क्योंकि कैन का है कि कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। दूसरा है कि रेफरेंस जब आप डाल रहे हैं, मतलब आपने, क्योंकि आप जब आप रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं तो आपने कहीं बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे, काफ़ी लोगों की स्टडीज़ पढ़े होंगे, रिव्यूज़ पढ़े होंगे। अब आप वहाँ से अगर कुछ भी उठा रहे हैं, मतलब कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप केयरफुली रेफरेंस को चेक करेंगे, ठीक है, और रेफरेंस डालेंगे। फिर ये देखा जाता है कि थीसिस किस कंसिस्टेंसी में लिखा हुआ है, और लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट जितना अच्छा होता है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है कि पेपर में पढ़ने क्या वाले हैं हम बेसिकली, ठीक है, एक आइडिया हो जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट आ जाता है आपका जीन पियाजे गेव अ थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज। जो जीन पियाजे थे उन्होंने कॉग्निटिव थियोरी दी थी, एक थियोरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की, ह्यूमंस में संज्ञानात्मक विकास की एक सिद्धांत दिया था। वो किस पे बेस था, उनकी फंडामेंटल रिसर्च पे बेस था, अप्लाइड रिसर्च पर बेस था, एक्शन रिसर्च पर बेस था, या इवोल्यूशन पे। तो वो उनके सैद्धांतिक रिसर्च पर बेस था, फंडामेंटल रिसर्च पर बेस था। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन अ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, उसमें मेल और फीमेल दोनों ने ही बराबर का परफॉर्म किया। जैसे कहीं कहीं हो, जैसे 50% बॉयज़ पास हुए तो 50% ही आपकी गर्ल्स पास हुई, तो इक्वली उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस को कैसे इंडिकेट करती है, नल है, डायरेक्शनल है, स्टैटिस्टिकल है। तो बिल्कुल ये कैसी जब दोनों ने ही बराबर किया तो ये क्या हो गई, नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, द कंक्लूजन फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। किस रिसर्च में जो कंक्लूज़न निकलता है या जो फाइंडिंग्स निकलती हैं उनको किसी दूसरी सिचुएशन में जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल या फिर कैजुअल। तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कंक्लूज़न को अदर सिचुएशन में जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। मैंने अभी एक वाटर सैंपल का एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उसका pH जो है वो 6 निकाला, तो आप इस बात का यूज़ कहीं और नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनेयर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चनेयर बनाना है तो क्वेश्चनेयर बनाने के लिए आप इनमें से किन स्टेप्स का यूज़ करेंगे। राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके
प्राइमरी और सेकेंडरी एम्स लिखेंगे, करेंट लिटरेचर का रिव्यू देंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे क्वेश्चंस का ये, और रिवीजन करेंगे आप ड्राफ्ट का। तो आपका यहाँ पर आएगा ACNT, यानी कि आप सबसे पहले बताएंगे कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका प्राइमरी और सेकेंडरी एम क्या है। दूसरा वहीं पर आप बताएंगे, ये नहीं, यहाँ पर आपको करंट लिटरेचर का रिव्यू नहीं देना होता है। दूसरा आप प्रिपेयर एक ड्राफ्ट बनाएंगे क्वेश्चंस का, तभी तो पता चलेगा आपको, है ना। और फिर आप उस ड्राफ्ट को एक बार रिवाइज करोगे। नेक्स्ट, when the purpose of a definition is to explain the use or to eliminate ambiguity, the definition is called स्टिपुलेटिव, थ्योरेटिकल, लेक्सिकल, पर्सुएसिव। यानी कि अगर किसी भी डेफिनेशन का जो पर्पस है वो ये एक्सप्लेन करना है, मतलब किसी यूज़ को एक्सप्लेन करना है या फिर एम्बिग्यूटी को ख़त्म करना है, तो मतलब एम्बिग्यूटी को यूज़ करना है, इसको ख़त्म करना है, तो ये डेफिनेशन कैसी होगी, तो ऐसी डेफिनेशन आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन कहलाएगी। नेक्स्ट, अब हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये आपके दिसंबर में जो आपका जैसे नेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिज़र्टेशन आर। आप डिज़र्टेशन अगर आप किसी भी टॉपिक पे कर रहे हैं, आपने अपने पीजी में किया होगा या जो पीजी कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं वो कर रहे होंगे, तो यहाँ पर है कि कोर एलिमेंट क्या रहता है डिज़र्टेशन का। ठीक है, तो डिज़र्टेशन की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा का एनालिसिस करके कंक्लूजन और फिर रिकमेंडेशंस देते हैं, या फिर आप पहले एग्जीक्यूटिव समरी देते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू बताते हैं, फिर डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर कंक्लूजन देते हैं और फिर बिब्लियोग्राफी करते हैं, फिर या फिर रिसर्च का प्लान करते हैं, फिर रिसर्च डेटा देते हैं, एनालिसिस करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर लिटरेचर का रिव्यू देते हैं। ठीक है, फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी बताते हैं कि आपने कैसे कैसे रिसर्च किया। ठीक है, किन किन आपको किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ी, कैसे आपने कैसे केमिकल्स बनाए, ये सब आप बताएंगे वहाँ पर। दूसरा, फिर आप रिज़ल्ट लिखेंगे, फिर आप थोड़ा सा डिस्कशन, और लास्ट में आप मतलब अब आपने रिसर्च कर ली तो कुछ रिज़ल्ट निकला होगा। आपने अगर वाटर पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपने वाटर कहाँ से कलेक्ट किया, ठीक है, कितने जोन लिए आपने वाटर कलेक्ट करने के लिए, क्या कितना, जैसे 4 जोन लिया, 5 जोन लिया किसी भी एक रिवर का, कहाँ से वाटर कलेक्ट किया, कैसे आपने वाटर कलेक्ट किया, कैसे आपने केमिकल्स रेडी किए, ये सब बताएंगे। फिर आप रिज़ल्ट निकालेंगे, कितना TDS था पानी में, कितना TSS थे, pH क्या था, COD BOD सब निकाल लिया। उसके बाद आप डिस्कशन करोगे और लास्ट में उसको कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो ये रहता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन अ थियरी, या द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, या द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, एग्जाम्पल अ ग्राफ, या अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा। तो येस, करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, कि वो एक फ्रेमवर्क होता है हर स्टेज का डेटा कलेक्शन के, और फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैम्पलिंग केसेस का, कि सैम्पलिंग केसेस का मतलब होता क्या है? तो सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, या सैम्पलिंग ऑफ बिल्कुल सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, the frequency distribution of a research data which is symmetrical in shape similar to a normal distribution but center peak is much higher is squared, mesocotic, lipocotic, platycotic, and the correct answer here goes with option number C, that is lipocotic. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है when planning to do a social research it is better to। अगर आप एक सोशल रिसर्च के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अप्रोच करें टॉपिक तक एक ओपन माइंड के साथ,
या फिर डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू, मतलब एक पायलट स्टडी करें उसमें बिना स्टक किए, या फिर बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, या फिर आप टॉपिक का जो लिटरेचर है उससे फैमिलियर रहें, या फिर आप थियरी भूल जाएं क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल है। तो ये नहीं, आपको क्या करना है, टॉपिक तक आपको अपनी अप्रोच पहुंच बनानी है एक ओपन माइंड के साथ। अब जब आपका माइंड ओपन होगा तो आप हर चीज़, हर उसका एस्पेक्ट देखेंगे ना। नेक्स्ट, व्हेन अकेडमिशियंस आर कॉल टू डिलीवर लेक्चर, आप अकेडमिक में हैं, आप अपना पीजी थे, अपने ग्रेजुएशन में हैं, तो अकेडमिक्स में अकेडमिशियंस को अगर कह दिया जाता है कि वो लेक्चर दें एक, ठीक है, या फिर एक प्रेजेंटेशन दें ऑडियंस के लिए किसी भी एक सर्टेन टॉपिक पे, या फिर किसी भी सेट ऑफ टॉपिक्स पे एजुकेशनल नेचर के, तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो आपका सेमिनार होता है, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट, मीडिया इज़ नोन एज, तो मीडिया आपका क्या फर्स्ट स्टेट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, तो याद रखिए मीडिया जो है आपका फोर्थ स्टेट में आता है। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2014 में जो आए थे। इसे यहाँ पे बोला है कि थीसिस में फिगर और टेबल्स को इंक्लूड किया जाता है, कैसे, तो अपेंडिक्स में सेपरेट चैप्टर बनाया जाता है उनका, या फिर कंक्लूडिंग चैप्टर में, बिल्कुल नहीं, जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में ही जो है वो आपके फिगर और टेबल्स को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है। अ थीसिस स्टेटमेंट इज़, अब थीसिस की स्टेटमेंट कैसी होती है, एन ऑब्जर्वेशन होता है, एक फैक्ट होता है, एक असर्शन होता है, या एक डिस्कशन होता है, तो एक असर्शन होता है। नेक्स्ट, द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन नेचुरल सेटिंग इज डिफाइंड एज, जो मैक्स वेबर का रिसर्च अप्रोच था कि कैसे लोग एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं नेचुरल सेटिंग में, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, पॉजिटिव पैराडिग्म की तरह, क्रिटिकल, नेचुरल, या फिर इंटरप्रिटेटिव, तो उसको इंटरप्रिटेटिव पैराडिग्म की तरह आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, सिंपल, रैंडम, पर्पसिव, सिस्टमैटिक, या फिर स्ट्रैटिफाइड, सो द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्पसिव। नेक्स्ट, question number 5, identify the category of evaluation that assesses the learning progress to provide continuous feedback to the students during instruction, placement, diagnostic, formative, summative, and the correct answer here goes with option number C, that is formative. And the last question for our session is, the research stream of immediate application is conceptual, action, फंडामेंटल, एम्पेरिकल, एंड द करेक्ट आंसर गोज विद एक्शन रिसर्च। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वैल्यूएबल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें आपके जैसे नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं रेगुलरली हिंदी के लिए कि हिंदी मीडियम से, मतलब हिंदी जो क्वेश्चंस का जो मीडियम रहे वो हिंदी रहे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही होता है, मैं आपको ऐसा कुछ टोटल इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती, तो वो हम ट्राई करेंगे, ठीक है। उसकी तरफ हमारा जो कह सकते हैं कि वर्किंग चल रही है कि आपको हिंदी में भी हम PDF प्रोवाइड्स कराएं। लेकिन इसी तरह से आपके जो भी सजेशंस रहते हैं वो एक बारी आप हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।